हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं यानी जो रीट के जो पेपर आपके डाले गए हैं उन पेपरों का सलूशन के बारे में चर्चा करेंगे। और हम ये आशा भी करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आपकी रीट क्लियर हुई है। और मेंस के लिए आपका एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत होगा और अच्छी टीम के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करवाएंगे और आपकी मेंस भी क्लियर होगी। और ये हमारी क्या है, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे अपने क्या होता है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे जो शिफ्ट टू थी उसके अंदर L2 के अंदर जो हिंदी लैंग्वेज थी, पहली भाषा यानी प्रथम लैंग्वेज हिंदी जिसकी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर तो गद्यांश दिया गया है और सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है पर्याप्त स्वरूप में उपसर्ग पूछा गया है। और उसमें जब अपना पेपर करवा रहे थे पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो पर्याप्त का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो प्रे प्लस क्या हो जाएगा, आप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप्त हो जाएगा। तो आप्त अलग हो गया, इसमें उपसर्ग निकल करके क्या आ गया, परि। तो यानी पर्यावरण या पर्याप्त के अंदर क्या है, परि उपसर्ग आता है। ठीक है ना। तो ये परि उपसर्ग इसके अंदर आएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोग व्यवहारों से भी परिचित थे। में रेखांकित पद है, यानी यद्यपि और तथापि दोनों को पूछा गया है रेखांकित करके कि इनमें क्या है, ये क्या है। तो यानी तथापि और यद्यपि ये दोनों ही क्या है, वाक्य को जोड़ते हैं। तो यानी इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसको क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय, यानी जोड़ने वाले अव्यय। वाक्य को क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय आएगा इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। इसके बाद में किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सारों में हुआ है, एक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो स्टिक इसमें नहीं हुआ है। रसिक रस प्लस एक हो जाएगा, धर्मिक धर्म प्लस एक हो जाएगा, वर्णिक वर्णिक के अंदर हो जाएगा वर्ण प्लस एक। तो स्टिक के अंदर सट प्लस एक नहीं होता है, ये गलत है। तो यानी एक प्रत्यय का प्रयोग स्टिक में नहीं हुआ, बाकी सारे के अंदर एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द है। तो यह किसके लिए कहा गया है, भूमि के लिए कहा गया है। तो यानी यह शब्द है वो भूमि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यानी ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह शब्द अगर सीधा आता तो वो सर्वनाम हो जाता, लेकिन अब ये भूमि के लिए आया है तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है ना। तो ये उत्तर हो गया इसका। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है वो क्या है, यानी क्या बोला है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, क्या है। तो यानी स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है वो तत्सम शब्द है दोस्तों। और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो चांद हो जाएगा। ठीक है ना। तो चंद्र शब्द के बारे में पूछा। इसके बाद में अपन बात करते हैं फल और फूल में समास है। फल फूल यानी और इसमें लग जाता है। तो यानी ये फल फूल जिसमें बीच में डेस आता है ना, जिसमें बीच में डेस आता है इसे, तो वो कौन सा समास होता है, लगभग 90% द्वंद्व समास होता है। तो इसके अंदर है फल और फूलों का वाला क्या है, द्वंद्व समास होगा है ना। घास फूस है, फल फूल है, ये हो जाएगा इसके अंदर द्वंद्व। इसके बाद में देखो 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश में उपयुक्त शब्द है। यानी जो मुक्ति पाना चाहता है, मुक्ति पाने की जो इच्छुक है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मुमुक्षु, यानी मोक्ष का इच्छुक। तो मोक्ष का इच्छुक होता है मुमुक्षु। तो इसमें मुमुक्षु क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कृपया शब्द है, कृपया शब्द है। तो ये कृपया सर्वनाम है, एक विशेषण है, एक अव्यय है, एक संज्ञा है। कृपया एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। तो कृपया शब्द क्या है, संज्ञा है। इसके बाद में कृपा शब्द के बाद में अपन बात करें तो किस विकल्प में शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं, यानी किस विकल्प में जंगल के सारे जंगल के पर्यायवाची हैं। तो विप विटप ध्रुव में पादप ये नहीं है, पादप तो पौधा होता है। अरण्य तरु कानन, तो अरण्य भी है, कानन भी, लेकिन तरु पेड़ होता है। कांतार जंगल होता है, विपिन जंगल होता है, अटवी जंगल होता है, ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद में ग्रह में घर होता है, दाव और वन ये जंगल है। ठीक है ना। दाव अग्नि होगी। तो इसमें सबसे उपयुक्त है वो कांतार
विपिन और अटवी जिसने किया है उसका सही है। इसके बाद में अनुकूल शब्द का विलोम है अनुकूल प्रतिकूल। ये हमारे समय अनुकूल है, कभी हमारे समय प्रतिकूल होता है, तो अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो ये गद्यांश दिया गया है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी 3 शब्द स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, वो बताना हुआ कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो समृद्धि, यानी उसकी समृद्धि बढ़ी, तो यानी ये स्त्रीलिंग हो गया। सुविधाएं ली जाती हैं, सुविधाएं ली जाती हैं, स्त्रीलिंग हो गया। यात्रा की जाती है, मैंने यात्रा की, ठीक है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। पूंजीपतियों ने पैसा दिया या पूंजीपतियों द्वारा चंदा दिया गया, तो ये पुल्लिंग शब्द है। पूंजीपतियों क्या हो गया? इसमें पुल्लिंग शब्द हो गया, बाकी सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? हमेशा ही बहुवचन में आता है। जैसे आनंद, आनंद आ रहा है, एक वचन भी होता है, आनंद आ रहे हैं, तो यानी लोग जा रहे हैं। यात्रा प्रतीक, तो यानी लोग हमेशा क्या आता है? बहुवचन के अंदर आता है। जैसे आंसू हो गए, हस्ताक्षर हो गए, लोग हो गए, ये सारे के सारे किस में आते हैं? बहुवचन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। ये क्या कह रहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति है वो सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा काल है? तो काल पूछ रहा है। तो सामान्य वर्तमान काल है, या सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, भविष्यत भूतकाल है। इसके अंदर है उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा 43 नंबर के अंदर, यानी सी, यानी संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा इसके अंदर। संदिग्ध भूतकाल नहीं होगा इसके अंदर। एक मिनट आप चालू रखना। क्या वाक्य है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, यानी इसमें क्या है? वर्तमान काल आएगा, लेकिन वर्तमान काल के अंदर वर्तमान काल एक ही दिया गया, तो सीधी सी बात यह है सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा इसके अंदर। ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो यानी रूप नहीं है, इसके अंदर क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद में गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगड़े का अर्थ है, तो यानी इसमें सगड़े शब्द दिया गया है। सगड़े का मतलब होता है आप सगड़ा भेड़ा हो गए चलना, अपने देसी भाषा को शब्द दी हुए, तो देसी भाषा में तो अपने कटी अड़चन आवा ही को नहीं। सगड़ा वो मतलब वो है क्या? सारा। और आप यहाँ कहाँ का सगड़े पानी फैल रही है, यानी सर्वत्र जगह, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? सर्वत्र आ जाएगा, ये रहा ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। राजस्थान शब्द में सगड़े का अर्थ क्या है? सर्वत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है। प्रमाण शब्द का उपयुक्त होता है, प्रमाण का मतलब होता है सबूत। प्रमाण का अर्थ मतलब क्या होता है? सबूत होता है। तो प्रमाण का ये रहा सबूत। प्रमाण को सबूत कह दो, प्रत्यक्ष कह दो, ठीक है ना। बाद में आप बात करें संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा। संस्कृति और संस्कृतियां, अगर यहाँ लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। संस्कृतियां, संस्कृति ये नहीं होगा, क्या है? अपसंस्कृति ये भी नहीं है, उल्टा है, तो संस्कृति ए नहीं होता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृतियां हो जाएगा, बहुवचन संस्कृति। सह संबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? सह संबंध विधि का विकास हुआ है वो संपूर्ण ज्ञानपूर्ण इकाई है, या सीखने सिखाने की क्रिया एक खेल है। मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, और अनुकरण विधि का सिद्धांत है, तो इसके अंदर आ जाएगा सीखने सिखाने की क्रिया का एक खेल है। सह संबंध है वो क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया का एक खेल है, ठीक है ना। ये अवधारणा इसके लिए स्टिक होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों का शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो ये दी जाती है 3 से 5 वर्ष, 6 से 9 वर्ष। शुद्ध वर्तने की शिक्षा दी जाती है, वो कब दी जाती है? ये पूछ रहा है। शुद्ध वर्तने की शिक्षा है वो कब दी जाती है? तो ये दी जाती है 3 से 5 वर्ष। शुद्ध वर्तने की शिक्षा दी जाती है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर जो परीक्षाएं होती हैं
वो कितने प्रकार की होती हैं? ये कहाँ दिया गया है? परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये प्रश्न है। ये शानदार प्रश्न दिया गया है और इसके अंदर उत्तर क्या होगा? 2 प्रकार की होती हैं भाई। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। व्यष्टि शिक्षा शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की बच्चों की व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है ना? कहाँ रह गया भाई? बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। व्यष्टि शिक्षण सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास क्या है? तो भाषा प्रयोगशाला है, या कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन है, या डाल्टन प्रणाली है, विक्रमित अनुदेशन प्रणाली है। तो इसमें भाषा प्रयोगशाला है, ये सबसे अच्छी रुचि बढ़ाने का प्रयास करने वाली ऑप्शन के अंदर सही है होगा। ठीक है ना? तो यानी भाषा प्रयोगशाला है वो सामूहिक शिक्षण और व्यष्टि शिक्षण के अंदर क्या है? समन्वय पैदा करती है। ठीक है ना? इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। 3 वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो सीधा सा दिया गया है संयुक्त वाक्य, जो आपने पढ़ा होगा उसके अंदर ये परिभाषा दी गई है। यानी मुख्य वाक्य होता है और उसके एक या एक दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। क्या है? मिश्र वाक्य होता है। तो यानी एक मुख्य उपवाक्य हुआ, एक मुख्य वाक्य हुआ और बिन एक दो के हुए आश्रित उपवाक्य हुए, बिन के बोले मिश्र मिश्र वाक्य बोले। तो ये मिश्र वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इजी प्रश्न है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में पद्धतों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा मूल्यांकन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये पूछ रहा है सीधा सीधा। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये ली जे क्रोनबेक के द्वारा दी गई थी। हाँ भाई, ये परिभाषा पूछ रहा है मूल्यांकन की, जो ये परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है क्रोनबेक के द्वारा, यानी ली जे क्रोनबेक के द्वारा। ठीक है ना? ये हो गया इसका। हाथ कंगन को आर्ट से क्या लोकोक्ति में निहार्थ शब्द का अर्थ है? हाथ कंगन को आर्ट से क्या बहुत बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, 4th क्लास से। हाथ कंगन को आर्ट से क्या का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और ये बी के अंदर दिया हुआ है। प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता को नहीं हुआ। तो हाथ कंगन को आर्ट से क्या, ये बहुत ही पुरानी कुआ होता है। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी हैं? व्याकरण शिक्षण में निगमन प्रणाली भी है और आगमन भी है, तो दोनों ही है। ठीक है नहीं? आगमन और निगमन विधि दोनों ही काम में ले जाए व्याकरण के अंदर। राजस्थानी शब्द में सोगरा क्या न कहें भाई? सोगरा पूछिए है तो सोगरा कहें बाजरी की जगह बड़ी सारी रोटी बनाओ जोधपुर साइड में, इन के बोले सोगरा बोले। अब देखो, बाजरे की रोटी है, बाजरे की जगह बड़ी सारी रोटी बनाओ नहीं जोधपुर साइड में, मारवाड़ के अंदर, इन सोगरो बोले देसी भाषा का। ठीक है नहीं? तो आ बात भी थाना की रखनी है, याद रखनी। इंगे बाद में आप बात करा इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वीय दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया जाता है? तो सर्वीय दृश्य सामग्री मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित, आ भी थाने याद रखनी है। इंगे बाद में वचनिका अचलदास खिंचनी क्या है? वचनिका अचलदास खिंचीरी रचना के रचयिता हैं। तो यानी अचलदास खिंचीरी रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। ठीक है ना? तो यानी ये मैंने आपको बताया था, मैं ऐसे याद रखता था, यानी जो को गार्डेड हुआ है वो केकरा आप खींच के काटांगा। तो यानी अचलदास खिंचीरी वचनिका है, ये किसके द्वारा है? शिवदास गार्डन के द्वारा। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं? परीक्षाओं का स्वरूप है या प्रश्नों का स्वरूप है? इसके अंदर है दोनों ही हैं, परीक्षाओं का स्वरूप भी है और प्रश्नों का स्वरूप भी। ये आपको याद रखना है। यानी परीक्षाओं के वर्गीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप। वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है। वास्तविकता वो ज्ञान होना मतलब वो है आंखें खुलनी। आप कहते हैं ना कि फलाने दिख रही इब आंख खुली, यानी इब बिन की है वास्तविकता वो ज्ञान हुई है। तो यानी अपनी कुहावत है मारवाड़ी के अंदर भी क्या है, बिंगी तो इब आंख खुली है और इब वो जागी है, यानी वास्तविकता वो ज्ञान बिन इब हुई है। तो
आंखें खुलना है उसका अर्थ होता है वास्तविकता का ज्ञान होना। लास्ट प्रश्न है, बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को कहते हैं। यानी सीखने की कठिनाइयों को पतो है वो किंग द्वारा लगाया जा सकता है। कठिनाइयों को पतो लगानो तो निदानात्मक होता है और उसका कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक होता है। तो पता लगाने की बात कर रहा है तो ये शैक्षिक निदान हो जाएगा, निदानात्मक हो जाएगा, है ना। शैक्षिक निदान इसके अंदर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ऐसे लिखता कि बच्चे की सीखने की कठिनाइयों का को दूर करने की क्रिया, तो दूर करने के लिए आता तो उपचारात्मक आता। लेकिन ये क्या है, पता लगाने के लिए बोल रहा है तो शैक्षिक निदान होता है। यानी डॉक्टर किसी बीमारी के बारे में जांच करता है वो तो क्या होता है, निदान होता है। और जांच करके जब वो दवाइयां देता है तो वो होता है उपचार। ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चे की कमजोरी का अपन पहले पता लगाते हैं वो तो होता है निदान, और पता लगा करके उसकी कमियों को दूर करते हैं वो क्या होता है, उपचार होता है। दोनों में बहुत माइनरली अंतर है। और ये समझने का एक तरीका है, अगर आप बढ़िया तरीके से समझ गए निदान और उपचार के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाले किसी भी प्रकार से घुमा करके प्रश्न। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मेरे शब्दों पे विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।